नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वर्सेस अडानी साहब। अडानी साहब की मुसीबत की कारण क्या है, जड़ क्या है, समस्या क्या है, इसको हम समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अडानी जी खेल करके सेफ निकल क्यों नहीं पाते हैं। उनके सारे खेल पकड़े क्यों जाते हैं, उनके सारे खेल हर जगह हाईलाइट क्यों हो जाते हैं, उनकी सारी खबरें बाहर क्यों आ जाती हैं। हिंडनबर्ग जो कुछ बता रहा है वो सब कुछ पहले अलग अलग जगहों पे छप चुका है। अभी हाल में अल जजीरा ने फिर एक उनका धमाका कर दिया और बता दिया कि किस तरह से मोदी सरकार ने इग्नोर कर दिया था एक जो 2G कोयला घोटाला हुआ था। मैंने बताया था आपको 2G कोयला घोटाला हुआ था, उसको माफ़ कीजिए 2G कह रहा हूँ, कोयला घोटाला जो हुआ था पहले यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में, उसके पट्टे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं से दाएं बाएं रास्ता निकाल के अडानी साहब को छोड़ दिया गया था और अडानी साहब को कोर्ट की भावना के विपरीत सप्लाई का ठेका दे दिया गया। किस तरह से राजस्थान की सरकार तब की छत्तीसगढ़ की सरकार ने सेटिंग की, छत्तीसगढ़ का कोयला कैसे राजस्थान में लाया गया। सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही कोयला एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की इजाज़त थी। 4 सरकारी कंपनियां बची थी, बाकी सबका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। उन 4 कंपनियों में भी अडानी साहब को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप वहाँ से कोयला लाओ, यहाँ लाओ, मतलब कुल मिला के नाम था, ठेका था किसका, सरकार का, सरकारी कंपनियों का, लेकिन कारोबार कर रहे थे अडानी। और ये पूरा का पूरा जो मामला है अल जजीरा ने फिर से छाप दिया है, लेकिन इससे पहले ये कारवां मैगजीन भारत की इसको बाकायदा छाप चुकी थी। लेकिन अल जजीरा के पास में वो डॉक्यूमेंट आ गए हैं, वो नोटिंग्स आ गई हैं, जिसमें किस तरह से सरकार के बड़े अधिकारियों ने और यहाँ तक नीति आयोग ने भी इस फैसले को गलत बताया था और उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बड़ी हल्की सी टिप्पणी करके कि अगली बार से किसी को ये नीति गलत है, अगली बार से किसी को ऐसा ठेका नहीं देना चाहिए करके उसको जाने दिया था। और इस तरह से अडानी साहब का धंधा बनता चला गया। अडानी साहब के मैं अभी टाइमलाइन पे जाऊंगा तो 15-20 मामले निकल आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टाइमलाइन आपको दे दूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अडानी साहब इतना सारा कर रहे हैं तो भी वो फंसते क्यों हैं। इसके पीछे आपको वो टोकरी वाली कहावत पे जाना पड़ेगा। दोबारा दोहराता हूं, अडानी साहब, इससे पहले हम बातचीत शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बुला लीजिए, अभी बातचीत शुरू करते हैं। एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना, जो इन्वेस्टमेंट के जानकार हैं वो इसको अक्सर दोहराते हैं कि एक ही टोकरी में अंडे रखोगे तो इकट्ठा खतरा भी ज़्यादा होगा, इसलिए थोड़ा पैसा आप रियल एस्टेट में लगा दो, थोड़ा पैसा आप सोने में लगा दो, थोड़ा पैसा आप शेयर में लगा दो, थोड़ा पैसा आप एफडी में लगा दो, ताकि अगर एक जगह पे कहीं कुछ गिरे पड़े, शेयर बाज़ार डूबे या सोना डूबे, तो आपको दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ गेन होता रहे, तो आपके जीवन में बड़ा झटका ना लगे। क्योंकि इन चारों चीज़ों में ये होता है कि एक गिरती है तो एक बढ़ जाती है, एक बढ़ जाती है तो एक गिरती है। इस तरह से रहता है कि मान लीजिए शेयर मार्केट गिरेगा तो सोना थोड़ा चढ़ जाता है, ये रियल एस्टेट चढ़ जाती है, रियल एस्टेट गिरती है तो सोना और शेयर बाजार चढ़ जाते हैं। ये एक अर्थशास्त्र में ऐसा ही होता है, इसलिए कहते होंगे। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे नहीं, आप जब अडानी जी जैसे कारोबारी हैं और राजनीति में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सारे के सारे अंडे एक बास्केट में मत रखिए। अडानी साहब ने क्या किया कि अपने सारे के सारे अंडे एक मोदी नामक बास्केट में रख दिए। मोदी के भरोसे वो सब कर रहे हैं। अब उसमें हो ये रहा है कि मोदी साहब आपको एक हद तक कहीं पे फ़ायदा पहुंचा देंगे, ठीक है भाई, आपको ठेका दिला देंगे, ठीक है भाई, आपको ये हो सकता है कि वो आपको कहीं पे कुछ जगह पे बचा भी लें, आपके खिलाफ कोई सवाल उठे, इंक्वायरी की बात हो, इसकी बात हो, दाएं बाएं कर दें, जितना हो सकता है वो मान लीजिए बचा लेंगे। ठीक है भाई, आप राष्ट्र सेठ हैं, आप गुजरात चुनाव के टाइम से पार्टी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर भारत जैसे देश में और इंटरनेशनली इतना बड़ा कारोबार करना है तो आप एक आदमी के और उसके इकोसिस्टम के भरोसे रह नहीं सकते हैं। वो और उसके आसपास के जो लोग भी हैं उनके भरोसे कब तक रहेंगे। अब आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लीजिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद में
कौन बचा रहा है अडानी जी को? सिर्फ मोदी जी का इकोसिस्टम ही तो उनकी मदद कर रहा है। कैसे? जैसे कि उनके अपने इकोसिस्टम का हिस्सा आरएसएस, उन्होंने उसको देश के खिलाफ साजिश ये वो सब घोषित कर दिया है ना, और उसको बचाने की कोशिश की कि भाई ये बेकसूर है, एक विदेशी कंपनी के कहने पर आप हमारे इस पे हमला मत करो अडानी के ऊपर। ये और दूसरी सेफ्टी अभी क्या आई है, अभी एक आया है, वो हरीश साल्वे साहब का बयान आया है। हरीश साल्वे पहले सॉलिसिटर जनरल थे, वो एनआरआई हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन रहते वो ब्रिटेन में हैं। अब वो बचाने के लिए आए, लेकिन जब आप बचाने आएंगे, हरीश साल्वे साहब के बारे में आपको पता होगा कि जब वो एक पाकिस्तान वालों का पाकिस्तान ने एक व्यक्ति को अपने यहाँ पे बंदी बना लिया था जासूसी के आरोप में, तो उस मामले में उसका मुकदमा लड़ा था हरीश साल्वे साहब ने और 1 रुपया कुल फीस ली थी। बड़े अच्छे वकील हैं, जाने माने वकील हैं, और भी आरुषि हेमराज केस वगैरह में भी वो उनको डिफेंड कर चुके हैं। तो हरीश साल्वे जो हैं वो बचाव में आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग जो है उसके खिलाफ जांच करो, क्योंकि इसने अपना धंधा बनाने के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए मार्केट को गिराया है। लेकिन जो आरोप अडानी साहब के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगे हैं वो आरोप हैं शेल कंपनियां बनाना, ये करना वो करना। तो हरीश साल्वे साहब भी पनाना और पेंडोरा पेपर लीक्स में ऑलरेडी उनका नाम आ चुका है। उनके ऊपर कई आरोप हैं कि उनकी शेल कंपनियां उन्होंने बनाई वगैरह वगैरह। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, नामों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ उसमें बहुत रोचक निकल के आई। रोचक ये चीज़ निकल के आई कि साल्वे साहब ने जब ये सफाई दी, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एनआरआई हूँ, मैंने वो कंपनी बनाई नहीं है, पहली चीज़, और अगर मैं उस कंपनी को बनाता हूँ तो मेरी भारत सरकार के पीछे कोई जवाबदेही नहीं है, और तीसरी चीज़ ये कि मैंने वो बनाई नहीं है, मैंने वो कंपनी खरीद ली है। क्यों खरीदी है? क्योंकि ये कंपनी मैंने इसलिए खरीद ली क्योंकि वो जो फ्लैट उन्होंने लंदन में खरीदा जिसमें वो रहते हैं, तो ये फ्लैट मैंने इस कंपनी के नाम पे था, तो मैंने कंपनी खरीद ली। यानी फ्लैट लेने के बजाय मैंने कंपनी ही ले ली। अब आप बहुत सारी अलग अलग दाएं बाएं वाली चीज़ों में जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि ये हैं वकील साहब, इनको तो क्या है, इनका काम ही ये है। लेकिन आप एक बार सोचिए कि भैया कंपनी कौन खरीदता है फ्लैट खरीदने के लिए, हैं? उसमें क्या दिक्कत है? हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैंने तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न, चूँकि वो एनआरआई हैं तो भारत के नागरिक हैं, भारत में चुनाव लड़ सकते हैं, भारत में वो सारी चीज़ें नागरिकों वाले हक ले सकते हैं, और इसी तरह से भारत में उनका इनकम टैक्स भी वो भारत में ही जमा करते हैं। तो शेल कंपनी के नाम पे ये जो कंपनी है ये उन्होंने इसलिए खरीदी क्योंकि उसका मकान था। उन्होंने कहा कि इसके बारे में तो मैंने अपने टैक्स रिटर्न वगैरह में भी बताया हुआ, और उन्होंने ये भी कहा ये मेरी प्राइवेसी में दखलंदाजी। बहरहाल जो भी है, तो भैया एक शेल कंपनी वाले को बचाने के लिए भी सामने आ रहे हैं, शेल वाले ही आ रहे हैं। अब ये अलग अलग तरह का मसला हो सकता है। साल्वे साहब ने जो सफाई दी है, लोगों ने कहा कि भाई पनाह पेपर आया था, अब जो भी है, लेकिन ये जो शेल कंपनियों का जो ऑपरेशन का तरीका है, हम ये तो नहीं कहेंगे साल्वे साहब के टाइम मामले में लागू होता है, लेकिन उनका ये तरीका आप जानते हो कि वो किस तरह से एक कंपनी है, कंपनी का काला धन, कुछ किसी को कुछ गिफ्ट करना हो, कंपनी की उस कंपनी को दे दो, 5 रुपये की चीज़ 2 रुपये में कंपनी को दे दो, 2 की 5 में दे दो। आपको पता होगा कि ये कोयले का पूरा जो खेल शुरू हुआ है इम्पोर्ट वाला, 2014 में मोदी जी सरकार में आते हैं, 2015 में अडानी साहब उसको अप्लाई कर देते हैं कोयला इंपोर्ट करने के लिए, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो खदान लेने लगते हैं। उसमें किसने फाइनेंस किया है? एसबीआई ने किया, सब मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद में जब वो आने लगता है 2017 आते आते सरकार कह देती है 10% कोयला मिलाना ही पड़ेगा आपको बिजली बनाने के लिए। तो और उसके बाद में जो आरोप सबसे बड़ा लगा था 2016 में, वो ये लगा था कि कोयले के टाइम पे जो इक्विपमेंट इंपोर्ट किया गया वो बढ़ा चढ़ा कर दाम दिखा के इंपोर्ट किया गया। अडानी ग्रुप ने इससे इनकार किया था। लेकिन अगर मान लीजिए ये मोबाइल फ़ोन है, ये 600 रुपये का अगर है, और मैं यहाँ इसको अगर 6000 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, तो बाकी का पैसा जो बाहर जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? आप कहोगे उस कंपनी के पास जा रहा है जिस कंपनी से आपने ख़रीदा। वो कंपनी शेल कंपनी भी तो हो सकती है। उस कंपनी की हिस्सेदारी 6 महीने बाद, साल भर बाद किसी और को भी तो बेची जा सकती है। उस कंपनी को ये मोबाइल मुझे बेच के जो फ़ायदा हुआ, वो पैसा ये भी तो हो सकता है कि मैं किसी दूसरे आदमी को रिश्वत दे रहा हूं, जैसा कि आमतौर पे होता है। उसको रिश्वत देने के लिए मैंने एक शेल कंपनी से 600 रुपये का मोबाइल फ़ोन 6000 में ख़रीद लिया,
और वो 6,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीद के जो मैंने उसको 5,400 रुपये ऐसे ही मुफ्त में दे दिया उस कंपनी को, वो 5,400 रुपये मुझे किसी को रिश्वत में देने हो जिसने यहाँ पे मेरा परमिट अप्रूव किया हो, और वो 5,400 रुपये उस कंपनी के हो गए। ये हो सकता है कि पहले से वो कंपनी उस आदमी की हो, जिस आदमी ने मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव किया जिसको मुझे रिश्वत देनी थी, और ये भी हो सकता है कि ये कंपनी किसी एक अलग थर्ड आदमी की हो और बाद में वो कंपनी ये भाई साहब टेक ओवर कर लें, या किसी और बहाने से या हवाला से वो कंपनी इनको पैसा भेज दे। अब एक बात बताइए, रिश्वत पहले दी, कंपनी उसने बाद में खरीदी, तो आप ये आरोप भी नहीं लगा सकते, और अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तब तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते। तो ये है शेल कंपनियों का खेल, जिसको बार बार आपके सामने निकल के आ रहा होगा। शेल इसलिए कहते हैं, शेल मतलब कवच, कवच यानी खोखला, अंदर कुछ नहीं है। शंख होता है ना, अंदर जानवर नहीं होता, आप बजाते हो उसको। ऊपर से वो कंपनी होती है लेकिन उसमें ना स्टाफ होता, ना कुछ प्रोडक्शन होता, ना कुछ तो बिजनेस होता, ऑफिस होता है, बस उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, अकाउंट से पैसे जाते हैं। या फिर जो जिन चीज़ के लिए काम के लिए उसको बनाया गया है, जिस लीपापोती के लिए वो लीपापोती थी। बहरहाल, तो हम थे कि एक ही अंडे में क्यों डाल दिया, तो एक ही बास्केट में सारे अंडे डाल दिए हैं। अब वो मोदी जी और मोदी जी के आसपास के लोग कितना बचाव कर लेंगे। अब हम तुलना करते हैं अंबानी साहब से। अंबानी साहब कई बास्केट में अपने अंडे रखते हैं, ऐसा माना जाता है। एक संस्था है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अभी दिल्ली में एक रायसीना डायलॉग चल रहा है, जहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, विदेश मंत्री, कहीं के ये वो सब आ रहे हैं। कई बार वहाँ पे कई प्रधानमंत्री भी आते हैं और वो भाषण देते हैं। भारत सरकार उस रायसीना डायलॉग में बाकायदा पार्टिसिपेट करती है और भारत सरकार उसकी स्पॉन्सर भी हो जाती है कई बार। इस रायसीना डायलॉग का जो आयोजन करती है संस्था, वो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अगर कोई हैं तो वो अंबानी फैमिली है। यानी दुनिया भर के ये जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इन सब लोगों का समागम आयोजित करने का काम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करता है। और ORF के अंदर जितने भी भारत के बड़े बड़े लोग होते हैं, वो तो ORF से जुड़े होते हैं या कंपनियों से जुड़ जाते हैं। आज नहीं तो कल, जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका बेटा ध्रुव जयशंकर, आप गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा, डिटेल में जाऊंगा फिर रोचक नहीं रह जाएगा। ध्रुव जयशंकर अमेरिका में ORF के एक बहुत अहम पद पर है। ORF में बड़ी संख्या में CIA के पुराने एजेंट भी बाकायदा हिस्सा हैं, आज से नहीं बहुत पहले से हैं। और वो एजेंट CIA के भारतीय एजेंट नहीं है, जो घोषित एजेंट है अमेरिका में जो है। इसके अलावा जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, तरह तरह के, जो अपने डिपार्टमेंट से एक बार रिटायर हुआ, कुछ हुआ, अगर लगा कि ये डिपार्टमेंट में दखल रखता है, उस आदमी को अडानी साहब तुरंत ले लेते हैं। आप हंगामा करते हैं, जज साहब थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनको राज्यसभा का सदस्य बना लिया। वहाँ ऐसे सैकड़ों हजारों इन्फ्लुएंशियल लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए उनके पेरोल पे पहुंच जाते हैं। मोंटेक सिंह अहलूवालिया के छोटे भाई, एक आरोप लगा था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया के जो छोटे भाई हैं वो अपनी IAS की नौकरी छोड़ के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ गए थे। उस वक़्त का दौर आपको याद है, मनमोहन सिंह का दौर था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया हिंदुस्तान में बहुत पावरफुल थे, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे। और उनके भाई अहलूवालिया, अब आप कह सकते हैं भाई है, उसकी अपनी ज़िंदगी वगैरह वगैरह, लेकिन IAS की नौकरी छोड़ के अगर कोई आदमी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ बेहतर उसकी ज़िंदगी, उसको बेहतर ज़िंदगी वहाँ मिल रही होगी, इसलिए वो जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग, पावरफुल लोग अंबानी के साथ जुड़े हुए हैं। अंबानी साहब के अंडे इतनी टोकरियों में रखे हुए हैं कि अगर उनको भी एक जगह बिठा दिया जाए तो गिन नहीं पाएंगे। जितने भी रिटायर्ड बड़े बड़े IAS अफसर रखे हुए हैं उन्होंने,
वो उनके इस काम आते हैं कि मान लीजिए गन्ना मंत्रालय में उनको कोई काम अटक रहा है और गन्ना मंत्रालय का फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी अगर कंपनी की तरफ से बात करने चला जाएगा तो जहाँ जो भी IAS अफसर होगा 50-60% तो उनके सम्मान में ही झुक जाएगा, क्योंकि एक बहुत सीनियर अधिकारी उनके सामने आया है। भारत का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे ऐसे लोग ना हों जो अंबानी साहब की प्रेजेंस ना वहाँ पे बनाते हों। हर तरफ हर जगह पे अंबानी जी के लोग हैं। आप इसे अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक प्रधानमंत्री रहे ना रहे, दूसरी पार्टी आ जाए चली जाए, उनका नेटवर्क सब जगह है, पार्टियों के अंदर भी है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से प्रणब मुखर्जी के बारे में ये बहुत सालों से माना जाता था कि वो अंबानी, कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि वो अंबानी जी के प्रतिनिधि हैं सरकार के अंदर। आपको याद होगा कि बाकायदा कई कई जगहों पे अलग अलग कोटों में टिकट दिए जाते हैं पार्टियों के अंदर। इस दिल्ली में बीजेपी के एक सांसद थे, वो किसी एक महात्मा जी के कोटे से थे। मतलब वो अपनी जनता से जुड़ाव के कारण नहीं, वो उन महात्मा जी के वोट बैंक था, तो उन महात्मा जी के एक आदमी को पार्टी में अपने जगह देनी थी, तो उनको वहाँ का सबको दे दिया था एक टिकट। नाम लूँगा तो फिर वही कंट्रोवर्सी जुड़ जाएगी। तो इस तरह से, जिस तरह से वो थे, उसी तरह से अंबानी साहब जो है ना, वो भी हर पार्टी, हर तंत्र के, हर तरह के लोगों को, जब आप बताइए देश के विदेश मंत्री का बेटा अगर बहुत अहम पद पे होगा और उसका प्रमोशन भी मेरे ख्याल से उसको अमेरिका का इंचार्ज बना दिया ORF के बहुत सारे ऑपरेशंस का, ध्रुव जयशंकर को, जो एस जयशंकर साहब का बेटा है। और वो ध्रुव जयशंकर एक पार्टी का मामला नहीं है, ये बहुत सारे लोग इस तरह से, बहुत अलग तरह से अंबानी साहब के यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो एक इतनी गहरी जड़ों वाला अंबानी एक तरफ है, दूसरी तरफ सारे अंडे एक टोकरी में रख के एक मोदी जी और उनके इकोसिस्टम और RSS के लोग, उनके भरोसे आप इतनी लंबी लंबी कुलांचें नहीं भर सकते हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप इस पे लुढ़केंगे, और घुमा फिराकर वो जब भी लुढ़कने का मौका आता है तो आप बच नहीं पाते हैं। अंबानी साहब का इकोसिस्टम देखिए, सारे के सारे मीडिया हाउसेस में उनकी थोड़ी थोड़ी टांग फंसी हुई। इन्होंने अब खरीदने शुरू किए हैं चैनल। वो पहले से ही ज़्यादातर जगहों पे अपने स्टेक रखते हैं, अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। जिस मीडिया कंपनी में आपका 20% की हिस्सेदारी होगी, 25% की हिस्सेदारी होगी, उस मीडिया कंपनी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके ऊपर हाथ डाल दे। तो आप अडानी वर्सेस अंबानी अगर देखें तो अंबानी साहब की जो ताकत है, वो ताकत बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी है, बियॉन्ड अ सिंगल लीडर है। और अंबानी साहब जो हैं उनका, अडानी साहब जो हैं उनका मामला बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे केंद्रित है। वो एक राक्षस की जान, कहते थे ना कि तोते मोती, तोता मर जाएगा तो राक्षस मर जाएगा, जैसे कहानियों में हम पढ़ते थे, वो वाली स्थिति है। उसको सुधारने की वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई सीधे सामने वाले को बुरा ना लग जाए, जिसके ऊपर हमारा जिसके हुक पे हम लटके हुए हैं। बोल देते हैं हमने राजीव गांधी के ज़माने में तरक्की शुरू की थी, हमने इसके ज़माने में की थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सब जगह लोगों। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, और ORF जैसी संस्थाएं जो है ना, इनका जो मैंने रोल बताया, ये तो बहुत छोटा बताया क्योंकि अडानी वर्सेस अंबानी का वो है। ये संस्थाएं दुनिया के देशों की नीतियाँ तय करती हैं। इन संस्थाओं के अंदर, जब अभी पिछले दिनों जब बात हो रही थी ना कि भारत के मामलों में दखल ना दिया जाए, और वो जॉर्ज सोरोस ने एक बयान दे दिया था, तो बड़ी संख्या में तिलमिलाकर बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि जॉर्ज सोरोस कौन होते हैं भारत के मामलों में बयान देने वाले। और बल्कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि वो हमारे यहाँ पे चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मामले में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि ये जो संस्था है, या इस तरह की बहुत सारी थिंक टैंक टाइप की संस्थाएं हैं, ये नीति निर्धारण और नीति निर्माण में बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं। अभी जब आपके यहाँ हो रहा है और यहाँ पे अमेरिका का विदेश मंत्री आ रहा है, और जब वो भाषण दे रहा है, तो भाषण नहीं दे रहा है, वो दिशा दे रहा है। वो बता रहा है कि अमेरिका भविष्य में क्या चाहता है, और इस देश की ब्यूरोक्रेसी, इस देश का सिस्टम अमेरिका को अगर खुश करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। ये सारी चीज़ें और इस सबको जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसको आप कमज़ोर आदमी नहीं समझ सकते। तो जहाँ खड़ा हो रहा है उसको आप कमज़ोर नहीं समझ सकते।
दुर्भाग्य से भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा खतरा ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें विदेशी ताकतों के इन्फ्लुएंस से चलती हैं। विदेशी फिलॉसफी, विदेशी एजेंडा, विदेशी माइंडसेट और विदेशी तरीके से जो सोचने का तरीका है विदेशों के हित का, उसको हमारे दिमागों में स्थापित करती हैं, बीज बोती हैं। कहानी बहुत टेढ़ी है। उस टेढ़ी कहानी में अडानी सेठ इसलिए आसानी से निपट जाते हैं क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी नहीं हैं और उन्होंने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं किया हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, हम जो भारत के लोग हैं, हमारा भविष्य, हमारा जीवन, अडानी को जब आप कोयले के खदान देती हैं तो उसमें हज़ारों आदिवासियों को उजाड़ा जाता है, उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाता है। अडानी को जब आप कोयले की खदान देते हैं तो जंगलों को काटा जाता है। बाबा रामदेव को आप ज़मीन दें या किसी और को ज़मीन दें, किसी को SEZ बनाने के लिए ज़मीन दें, आपके अपने एक किसान की जो 10 पीढ़ियों के खाने पीने का इंतज़ाम है उसको छीन लेते हैं। उसको आप नौकर बुला के शहर बुला लेते हैं, जहाँ पे अगर कल भी उसको नौकरी देने से मना कर दिया जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत बिखर जाएगा वीडियो, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि इस देश का जो आज़ादी है ना हमारी, ये आज़ादी सिर्फ उस एलीट की आज़ादी है जो 5%, 10% बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखते रहते हैं, एक दूसरे को बचाते रहते हैं, उन लोगों की आज़ादी है। एक दूसरे के लिए काम करते हैं, वो देश की सीमा से ऊपर है, वो हर सीमा से ऊपर है, जाति धर्म की सीमाओं से भी ऊपर है। वो सब एक हैं और वो सब एक होकर, जैसे झुंड में शेर शिकार करता है, भारत की जनता का शिकार करते हैं, भारत की ज़मीन का शिकार करते हैं, भारत माँ के दामन को बेचकर खजाना भरते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।